मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपनी जीत के फौरन बाद दो अहम फैसले लिए। पहले फैसले में उन्होंने अपने गठबंधन के साथी और चीन के समर्थक कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को जेल से निकाला और राजधानी माले के हाउस में उनको हाउस अरेस्ट करा दिया। और फिर दूसरे अहम फैसले में आदेश दिया कि मालदीव की जो ज़मीन है वहाँ से सभी विदेशी सैनिक वापस भेजे जाएंगे। मतलब साफ है कि भारतीय सेना को मालदीव छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। माले राष्ट्रपति के दोनों ही फैसले भारत विरोधी कहे जा रहे हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान भी राष्ट्रपति मोइज़ू ने स्थानीय जनता से ये वायदे किए थे। दुनिया भर की मीडिया में भी मोइज़ू की जीत और उनके फैसले को भारत विरोधी और चीन के समर्थन में माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत के हाथ से मालदीव जैसा अहम रणनीतिक देश निकलकर चीन के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति फिर से मात खाने लगी है? भारत इसे कैसे देख रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो क्या मालदीव से इंडिया आउट कर दिया जाएगा क्योंकि विदेशी सैनिकों को वापस भेजने की बात राष्ट्रपति मोइज़ू ने जनता से चुनावी कैंपेन के दौरान भी कही थी। एक एंटी इंडिया जो लहर वहां पर चुनाव के दौरान देखी गई थी, इन दोनों ही फैसलों को उसी एंटी इंडिया लहर के असर के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव छोड़ने के सवाल पर जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मालदीव की नई सरकार के साथ भारत हर मुद्दे पर बात करने को उत्सुक है। बागची ने कहा है कि माले में हमारे उच्चायुक्त ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और दोनों के बीच कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई है। इस बातचीत में आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दे शामिल थे। असल में माले में रविवार को नए राष्ट्रपति की जीत के बाद बुधवार की शाम मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु मोहावर ने मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश सौंपा। लेकिन मोइज़ू के फैसले को लेकर भारत चौकन्ना है। भारत इसलिए भी चौकन्ना है क्योंकि मालदीव में इंडिया आउट जैसे चुनावी नारे भी लगाए गए थे। कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं मालदीव की इस ताज़ा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, और ये सवाल क्या है स्टेट टॉक के दर्शकों के सामने हम उठाना चाहते हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या मालदीव में इंडिया आउट का चुनावी नारा अपना असर दिखाने लगा है? क्या मालदीव की नई सरकार के फैसले भारत की रणनीतिक हार कही जा सकती है? क्योंकि भारत ने यहां पर आर्थिक मदद मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माले की बदलती विदेश नीति भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी मालदीव में भारत का प्रभुत्व बहुत अहम माना जाता है। एक सवाल यह भी कि क्या एक बार फिर से चीन भारत के पड़ोसी पर हावी हो रहा है? और एक सवाल ये भी कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ये भारत समेत चीन विरोधी गुट के लिए कितना बड़ा झटका है। बहुत ही वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बहुत ही संगीन और संजीदा मसले को समझने के लिए। हमारे साथ डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ सनवारिया, जो कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सिद्धार्थ सनवारिया जी। कानूनी मामलों के जानकार भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। अलूने साहब, शुरुआत में आपसे ही समझना चाहूंगी कि मालदीव में ये जो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो गई है, अब वहाँ पे मोइज़ू नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और झुकाव चीन की तरफ दिख रहा है। दोनों अहम फैसले चुनाव जीतते ही जो हुए हैं वो भारत विरोधी कहे जा रहे हैं। सिर्फ भारत की मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया इसे इसी तरह से देख रही है कि चीन का प्रभुत्व मालदीव में बढ़ जाएगा। हरी जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपसे जो सवाल क्या है उसका उत्तर। देखिए नेहा जी, जब तक मैदान में आप अकेले होते हो तब तक आपको पता नहीं होता कि आप कहां पर खड़े हैं। पहले क्या होता था कि दक्षिण एशिया में भारत अकेली शक्ति थी और दक्षिण एशिया में बड़े भाई की तरह न केवल रहते थे लेकिन बड़े भाई की तरह व्यवहार भी होता था। लेकिन पिछले एक दशक से जब से दक्षिण एशिया की राजनीति में यूं कहे कि यहाँ के मैदान में चीन आया है, तब से भारत को पता चलने लगा है कि अब मैदान में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। और भारत की ये जो जद्दोजहद है या जो कश्मकश है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो दक्षिण एशिया के देश है या जो आसपास के दक्षिण एशिया से लगे हुए जो देश है वो देश ये समझ गए हैं कि तोलमोल की राजनीति का या तोलमोल की कूटनीति के जरिए कितने आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और पहले तो देखिए
भारत के सामने आर्थिक लाभ प्राप्त करने को देने के लिए पैसा था ही नहीं, ना तो पाकिस्तान दे सकता था, न श्रीलंका दे सकता था। लेकिन अब जो चीन है वो आर्थिक मदद के तौर पर भारत पर कहीं ना कहीं भारी पड़ा। तो जो यह मालदीव का घटनाक्रम है, दरअसल वो घटनाक्रम है कि भारत को कैसे ब्लैकमेल किया जाए, चीन को कैसे नियंत्रित रखा जाए, और सबसे बड़ी बात है कि मालदीव जैसे कि छोटे छोटे से जो देश है वो भी खुल के इस कूटनीति को सामने ला रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए इस दौर में नेहा जी एक बात आपने देखी होगी कि जहां पर लोकतंत्र जिंदा है उसको जिंदा रखने की कोशिश भारत करता है, श्रीलंका करता है, ब्रिटेन करता है, लेकिन उस लोकतंत्र को खत्म कैसे किया जाए, पहले ऐसी कोशिशें खुल के नहीं होती थी, लेकिन अब चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस एक ऐसा बड़ा ग्रुप बन गया है, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए समानांतर अधिनायकवाद की शक्तियों को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भारत। लेकिन अगर मालदीव में, जी आप बात पूरी कीजिए, लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो मालदीव में ये ताजा चुनावी नतीजे आए हैं, क्या ये तांत्रिक व्यवस्था के मजबूती के संकेत नहीं है? नहीं जी, देखिए जो मालदीव का लोकतंत्र बहुत छोटा है एक्चुअली में, जो ब्रिटेन से के आधिपत्य से 1965 में मालदीव आजाद हुआ, उसके बाद वहां पर जो वहां की सत्ता है वो कयूम, नशीम और यामीन इन लोगों के हाथों में चलती रही। लेकिन 2008 में जब से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार आई है तो वहां की जो जनसंख्या उसको देखना पड़ेगा। मूल तो वहां पर बांग्लादेशी या भारतीय मूल के और केरल और तमिलनाडु के अधिकांश लोग रहते हैं। कुल मिलाकर वो बदलते सिनेरियो में वहां पर एक प्रकार की कट्टरता भी हावी हुई है। और इन सब में क्या हुआ है कि जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, या भारत जिस प्रकार से एक सॉफ्ट पॉलिसी कर जो मालदीव की मदद करता था, तो उसके बजाय भारत विरोध के आधार पर राजनीति को प्रोटेक्ट किया गया। और जहां पर आईएसआई खड़ी हो, जहां पर चीन खड़ा हो, तो भारत विरोध की राजनीति जो समानांतर चलने लगी है। तो 2-3 सालों में भारत विरोध कभी कभी ऊपर हो जाता है और कभी कभी भारत का पक्ष ऊपर हो जाता है। तो पर यहाँ पर भारत विरोध का असर ऐसा हुआ कि मोइजू जीतकर राष्ट्रपति बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राष्ट्रवाद की राजनीति का जो उभार हो रहा है धर्म के नाम पर दुनिया में नेहा जी, आप किसी को भी सत्ता से बाहर कर सकते हैं यदि राष्ट्रवाद का उभार का आप नारा दें, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे भारत हो, आप पूरी की पूरी सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मालदीव भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। वो हार्मुज संधि के पास है जहां से 63% तेल भारत में आता है। रणनीतिक तौर पर हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए जो भारत, श्रीलंका और मालदीव का हमने ग्रुप तैयार कर रखा है, यदि उसमें से उसी ग्रुप में से मालदीव हटकर चीन के कब्जे में चला जाएगा या चीन के प्रभाव में चला जाएगा तो चुनौती तो है हमारे लिए, लेकिन यह बहुत अप्रत्याशित है और पूरी संभावना है कि यह अप्रत्याशित चुनौती जो है इसको न केवल भारत देखेगा लेकिन नीतिगत तरीके से इसको ठीक करने पर भी ध्यान देगा। कि आदेश जो जारी किए गए हैं ये सुरक्षा के लिहाज से कितनी चिंता भारत के लिए दिखती है, क्योंकि लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर ये मालदीव आता है और ये चीन के प्रभुत्व की कोशिश भी देखी जा रही है कि सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, क्या चीन फिर से यहाँ पर अपना प्रभुत्व जो है वो बढ़ा पाएगा। हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया भी बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। जो रक्षा समझौते हुए हैं भारत सरकार के, सिद्धार्थ जी मैं समझना चाहूँगी कितना बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारतीय सेना को वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं। मैं इसको कोई बड़ा झटका नहीं मान रहा। कारण है कि मालदीव एक वाटर कंट्री है, 99% पानी है उनकी टेरिटरी में और 1% लैंड मास है। यहाँ पे नेवल प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट होती है। मालदीव का सोमालिया के साथ एक डायरेक्ट लिंक है। जो वाटरवेज हैं वो सोमालिया से लेके साउथ चाइना सी को कनेक्ट करते हैं। श्रीलंका उसका इमीडिएट नेबर है, जहां पे चाइना ने श्रीलंका को भी हमारे अगेंस्ट किया था। उसके बाद आज श्रीलंका हमारा बहुत डेडिकेटेड सपोर्टर है। कैनेडियन क्राइसिस के अंदर श्रीलंका ने जिस तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका ने हमें सपोर्ट किया, आने वाले समय में भी चाइनीज इंटरफेरेंस के बाद मालदीव के अंदर कोई भी मालदीवियन चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे श्रीलंका के अंदर चाइना को बाहर किया गया। हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बिल्कुल सक्षम है। आज
एक नई नई सरकार का गठन हुआ है, हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी धीरे धीरे चाइना उनकी इकोनॉमी को कैसे ध्वस्त करता है। चाइना आज तक जहां भी गया, चाहे वो सीपैक है, चाहे श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी है, चाइना ने किसी को प्रोग्रेस नहीं करने दिया। इंडिया, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे राष्ट्र मिलकर चलें। चाइना हमें एक थ्रेट के रूप में देख रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चाइना अगर हमें एक इलेक्शन के थ्रू मालदीव से बाहर करना चाहेगा तो 4% वोट के कारण इंडिया तो बाहर नहीं होता। लेकिन सरकार का अगर रुझान चीन की तरफ रहता है तो फिर, क्योंकि अभी ताज़ा चुनाव हुए हैं, तो फिर सरकार के फैसलों पर इसका असर देखने को मिलेगा सिद्धार्थ जी। जैसा कि 2 अहम फैसले, पूर्व राष्ट्रपति यामीन को जेल से निकालकर अब हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और वो सीधे सीधे उनके जितने भी फैसले थे वो प्रो चाइना रहे हैं। ये मैं आपको 1988 में लेके चलूंगा। 1988 में एक ऑपरेशन किया था 50 पैरा ब्रिगेड आगरा से। जिन लोगों ने कू किया था वो सारे पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक थे जी। भारत के राजनयिकों ने उनको मृत्यु दंड से बचाया था। ऑपोजिशन मालदीव्स के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे किसी और राष्ट्र में हो, अगर डेमोक्रेसी को हमने सस्टेन करना है। आने वाले समय में जो मैं देख रहा हूं, मालदीव्स के अंदर एक सिविल वॉर जैसी हालात बनने शुरू हो जाएंगे। पर ये चुनाव तो संप्रभुता के नाम पर जीता गया है कि मालदीव की संप्रभुता का नारा दिया गया और इंडिया आउट इसलिए कहा गया कि इंडिया की दखल, इतनी ज्यादा दखल अंदाजी बढ़ गई है वहाँ मालदीव में कि लोगों को लगा कि ये हमारे देश की संप्रभुता की बात कर रहे हैं और इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी कहा कि नेशनलिज्म के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। नेशनलिज्म जब तक कि एक सीक्रेट स्लोगन है तब तक वो राष्ट्र के हित में है जी। यदि उस स्लोगन को कोई व्यक्ति अपने नाम पे आगे बढ़ा ले, जैसे अंदर 1930s में एक राष्ट्र में देखा गया था, एक लीडर को नेशनलिस्ट कहा गया था जो नाजी पार्टी बनी थी। वो लोग नेशनलिज्म के नाम पे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। वही हमें अभी मालदीव्स के अंदर देखने को मिलेगा जी। जो मालदीव्स में नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म की है, वो हाइपर नेशनलिज्म है। लेकिन इसका अगर हम सैन्य परिवर्तन ना देखें, लेकिन हो सकता है कि आर्थिक स्तर पर कुछ परिवर्तन जो है वो चीन की तरफ झुका हुआ ज्यादा देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में ही या फिर महीनों में ही। हमारे साथ जी, मालदीव्स की इकोनॉमी तो ड्राइड फिश है। उनके पास कोई प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास लैंड मास ही नहीं है। दे कैन ओनली रिलाई ऑन वाटर रिसोर्स। सी के अंदर से क्या मिलेगा आपको? मछली मिलेगी, उसको सुखा के आप एक्सपोर्ट करेंगे। ये पहले भी 1960s में जब उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया था ड्राइड फिश का, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी जी। तो वहां से हमें कोई खतरा नहीं है इकोनॉमी का। हमारे साथ हरी जोशी भी जी, हमारे साथ हरी जोशी भी जुड़े हुए, उनसे भी समझ लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कोविड काल में भारत ने आर्थिक इतनी इंजेक्शन वैक्सीन की मदद पहुंचाई और जब आर्थिक स्थिति से भी बदहाल हुआ मालदीव, तब भी भारत ही जो था उसने बार बार जो है आर्थिक मदद पहुंचाई है। इसके बावजूद एंटी इंडिया इमोशंस वहाँ पे डेवलप हो गया और वहाँ पे चुनावी कैंपेन का भी हिस्सा बना और जो लोग ये चुनावी कैंपेन चला रहे थे उनकी जीत भी हो जाती है, मुइज़ जो है वो राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। भारत की कितनी बड़ी करारी कूटनीतिक हार। देखिए, जहां तक कूटनीति का संदर्भ है तो उसमें हम कई जगह पर हमारी जो विदेश नीति है उसमें अगर हम मीडिया की खबरें पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत वाहवाही हो रही है, लेकिन जब उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि लगातार मतलब हमने चूकें की हैं और वो सामने आती है। मालदीव जो है वो हमेशा से भारत के प्रभुत्व में रहा है और भारत के ने उसकी आर्थिक सहायता भी की है, सैन्य सहायता भी की है। जब वहाँ विद्रोह हो गया था वो भी चीन की मदद से हुआ था, उसको भी भारत ने उसका दमन किया और है ना।
जी। और अभी जो सरकार आई है वो इंडिया आउट के नारे के साथ में आई है और संप्रभुता की बात करती है। जी। तो ये जितने भी तानाशाह टाइप के लोग होते हैं वो हमेशा राष्ट्रवाद के साथ ही आते हैं। और वो राष्ट्रवाद और तानाशाही जो है वो साथ साथ समानांतर चलते हैं, फासिज्म जिसको हम कहते हैं। श्रीलंका का आपने हश्र देखा, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर वहां पर हुआ जो, और श्रीलंका की फिर क्या हालत हो गई, और बीच में भारत के संबंध कैसे थे, और अब ये आप देख रहे हैं। मालदीव के साथ भी लगभग स्थिति ये है, लेकिन मालदीव हमारे लिए हिंद महासागर की दृष्टि से और हमसे उसकी बहुत कम दूरी है, और दिल्ली से भी आधी क्षेत्रफल का वो देश है। वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बड़ा आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वहां एक द्वीप चाइना ने कुछ समय पहले लीज पर ले लिया था, और बहुत सस्ते दामों पर चाइना ने वो लीज पर ले लिया। चाइना उस द्वीप पर क्या करेगा, क्या गतिविधियां करेगा, वहां से किस तरह से वो भारत पर नजर रखेगा, और मालदीव के पास से ही जो समुद्री रास्ते होते हैं, जहाज जाते हैं, उसके पास से होकर गुजरते हैं नजदीकी से। तो ये है। और भारत ने कई जगहों पर हमने देखा है कि अनावश्यक हस्तक्षेप किए हैं, और कुछ हद तक कहिए कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ये इस तरह की जो विदेश नीति रही है, बिना सोचे समझे किसी भी मुल्क में जाकर कुछ भी कहना, और उसके आफ्टर इफेक्ट हमें तरह तरह से भुगतने पड़ते हैं। तो वो हमें देखना, अभी पुतिन ने बोल दिया कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भाई सब जानते हैं, हमें गर्व है उन पर कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन पुतिन ने जो बोला वो उसके पीछे उनकी मंशा क्या है कहने की। वो मोदी जी की जो तारीफ कर रहे हैं उसके पीछे वो पेट्रोल के, फ्यूल के, क्रूड के प्राइसेस हैं, जो सऊदी अरब और रशिया मिलकर अब धीरे धीरे करके उसको अप करने लगे हैं और दाम बढ़ गए हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजह है। चाइना के साथ जो हमारे संबंध है, हम चाइना के साथ में झूठ आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और फिर पता चलता है चाइना हमारी लैंड पर कब्जा किया हुआ है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी बने हुए। अलूने, मैं ये समझना चाहती हूँ कि सीधे सीधे अगर शब्दों में मैं समझना चाहूँ कि भारत एक तरफ चीन के प्रोपेगेंडा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करता है, लेकिन इस बीच भारत की तमाम आर्थिक मदद, तमाम जो कोविड काल में उसने वैक्सीन पहुंचाई, मुहैया कराई मालदीव को, उसके बाद भी सभी मानवीय मदद को दरकिनार कर दिया मालदीव ने, और अब चीन समर्थन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार जो है अब उसके फैसले भी नज़र आने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तमाम अच्छाइयों को मालदीव की जो जनता है वो यूं ही भूल बैठी है, या फिर क्या विशेष कारण आपको नज़र आता है, या फिर क्या कूटनीतिक गलतियाँ भारत की तरफ से हो गई हैं? देखिए, दुनिया का ट्रेंड देखिए, जहां पर मतलब एक जो विरोध की राजनीति है उसके जरिए आप सत्ता की सीढ़ियों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर में जो मदद देने वाले जो देश हैं, फ्रांस के कई उपनिवेशों को आप देखिए, इस समय फ्रांस की सेना को वहां से जाने के लिए बोल दिया गया। लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, आप अफ्रीका में देख लीजिए, अमेरिका के भी यही हाल में है। लेकिन भारत जो है, भारत इनसे कहीं अलग है। भारत मानवीय मदद देता रहा है, और मालदीव के लिए भारत की मानवीय मदद 1988 में तो वहां के राष्ट्रपति को हमने बचाया था, राजीव गांधी ने सेना भेजी थी और बड़ी मुश्किल से बचाया था। तो वो राष्ट्र युद्ध के कगार पर लगभग पहुंच ही गया है, और वहां पर जिस प्रकार से उस राष्ट्र का अंतर्बंध नजर आ रहा है, देखिए चीन वहां पर आ जरूर गया है, लेकिन वह चीन ज्यादा समय तक रह नहीं सकता, क्योंकि चीन को बाजार चाहिए, और वहां पर जो लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है उसका महत्वपूर्ण कारण है कि वहां जो वहां के पर्यटन को बढ़ाने की जब बात हुई, तो वहां की जो कट्टरपंथी ताकतें, उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ेगा तो देश का जो कि वो एक इस्लामिक देश है, तो इस्लामिक परंपराएं प्रभावित हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि जो देश पर्यटन, अब आप समुद्र के किनारे, समुद्र में बसे हुए देश है,
आप पर्यटन से तो वहां की सारी इकोनॉमी चलती है, आप पर्यटन के तौर पर उभर के लेना नहीं चाहते, तो चाइना चाहे इस देश की चाहे कितनी मदद कर ले, लेकिन वो वही हाल हो गए जैसे बलूचिस्तान में आप वहां पर इतना करोड़ों रुपया अरबों डॉलर लगाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो आदमी है प्रोफेसर, वहां पर हमले आपका कहना सही है कि अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो चीन को कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब बात चीन की विस्तारवादी नीति की आती है तो मालदीव बहुत अहम हो जाता है। जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से ही जो मालदीव है वो बहुत अहम हो जाता है, और इसीलिए सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि जितने भी लोग, जितने भी देश चीन के प्रभुत्व से परेशान है, उसके बढ़ते ताकत से परेशान है, वो मालदीव को एक अहम देश मानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत विरोध की बात करूंगा। आप दक्षिण एशिया के किसी भी देश में भारत विरोध का नारा दीजिए और आप सत्ता में आ जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी। आप नेपाल को देख लीजिए, ओली जो है सत्ता में भारत विरोध के बूते ही बने रहे और उनकी राजनीति भारत विरोध के बूते ही चलती है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना जो है वो चल रही है, लेकिन कब वहां पर विद्रोह हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो आप मालदीव की जब बात करते हैं तो बेशक मालदीव रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और चूंकि हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए वो भारत का अहम साझेदार भी है। चीन जिस प्रकार से वो घेर रहा है भारत को, और उसमें यदि मालदीव में भी अपने रणनीतिक अड्डे स्थापित करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक नया खतरा इसलिए भी हो सकता है कि डियोगो गार्सिया का जो नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, वो भी मालदीव के पास है। तो ये एक अलग प्रकार की समस्या भारत के लिए आ जाएगी, क्योंकि अभी तक मालदीव से अमेरिका और भारत के संघर्ष की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं, और 1971 में भी थोड़ा बहुत ये लगा कि डियोगो गार्सिया का दुरुपयोग कर सकता अमेरिका, लेकिन थोड़ी वहां बहुत चीजों को ले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में यदि मालदीव को नौसैनिक अड्डा चाइना बना लेता है तो फिर वो ताइवान जैसे हालत हो सकते हैं, और ताइवान जैसे हालात जो है वो हिंद महासागर में भारत की सीमाओं के लक्षद्वीप के आसपास हो सकते हैं। तो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती तो है, लेकिन हम इसको कूटनीतिक चुनौती की तरह इसलिए नहीं देख सकते कि आपने मालदीव में लोकतंत्र का समर्थन किया, और लोकतंत्र का समर्थन करने के कारण मालदीव की जो आंतरिक राजनीति उसके कारण आपके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अब आप म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ आवाज उठाती है कि आप म्यांमार में सैन्य सत्ता के साथ कैसे समझौते कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो दौर है, जो प्रासंगिकता है या राष्ट्रीय हित जिस प्रकार से सर्वोपरि होते हैं, तो भारतीय कूटनीति को ये जरूर करना पड़ेगा आने वाले समय में कि मालदीव में किसी लोकतांत्रिक सत्ता के बजाय चाहे जो सत्ता में रहे वहां पर उसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो जो राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद थे उनके अपील पर भारत ने वहां पर समर्थन किया था। लेकिन अब भारत को देखना पड़ेगा उसके जो कूटनीतिक हित या रणनीतिक हित कायम है, और यदि रणनीतिक हित किसी राष्ट्र की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप के नहीं है तो भारत को उससे गुरेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा ये सवाल कि जब भारत की बात आती है तो नेपाल का जिक्र किया प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने ने, श्रीलंका का भी जिक्र हुआ है, लेकिन क्या वजह रही है कि भारत की जो विदेश नीति है, मैं पड़ोसी देशों के लिहाज से ही समझने की कोशिश करूं तो संबंध जो है बहुत मजबूत नहीं बल्कि बहुत ही तनाव, इन संबंधों में कभी तनाव कम हो जाना, तनाव बढ़ जाना, लेकिन बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध ऐसे रहे, ये बहुत ही कम अवसरों पर देखने को मिला है वर्तमान मोदी सरकार में। सिद्धार्थ जी, हमारी विदेश नीति बहुत बढ़िया चल रही है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, जबकि वहां पे तालिबान सरकार है, इससे बड़ा उदाहरण मेरे को नहीं लगता कि किसी भी विदेश नीति के जो कूटनीतिज्ञ हैं उनकी सफलता मापी जाए। आज तालिबान हमारे साथ खड़ा है और आईएसआई के विरोध में, पर अफगानी दूतावास का बंद हो जाना, सरनारिया जी, अफगानी दूतावास का बंद हो जाना, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो हमारे नेबर्स हैं साउथ एशिया जी, इसके अंदर कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जहां पे सिवाय भारत के कहीं पे भी एक एस्टैब्लिश्ड स्टेबल डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रहा। चाहे हम बर्मा की बात करें, बर्मा के अंदर सूची नाम की एक महिला नेता जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई की और चाइना को सपोर्ट किया। बर्मा की जो मिलिट्री जुंता है उन्होंने सूची को बाहर किया चाइना के विरोध में। नेपाल के अंदर कम्युनिज्म आया, राजा की हत्या हुई,
पर मणिपुर के जो हालात हैं, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है वो ये कह रही है कि घुसपैठिए जो आ जा रहे हैं म्यांमार से, वो वहाँ पर उपद्रव बढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पर हिंसा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी चीन की पैठ की बात या फिर प्रभुत्व की बात हो रही है। यहाँ पर फिर से जो सरकार की विदेश नीति है वो नाकाम होती नजर आती है। विदेश नीति सिर्फ नीति होती है, बूट्स ऑन ग्राउंड हमारी जो बॉर्डर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के बड़े पोरस बॉर्डर्स हैं, उनको आप मैन नहीं कर सकते। वहां पे पेट्रोलिंग रेगुलर नहीं हो सकती, तो पिलफरिश तो होगी। नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ से लोग आ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। और आप उनको कंट्रोल जितना करेंगे उतना रेबेलियन आएगा जी। आज हमारे देश में मणिपुर का जो इंसिडेंट है दुखद है, लेकिन वो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है जिसको टाइम के साथ, भागलपुर भी तो हुआ था 80s में, और शांति है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, फॉल्ट लाइंस हमारे देश में बहुत हैं। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इन फॉल्ट लाइंस का महत्व समझा, इन फॉल्ट लाइंस को एनकैश किया और हमें रूल किया। जाते जाते वो पख्तूनख्वा को, एक मॉर्टिमर डुरैंड आए थे, उन्होंने पठानों को डिवाइड कर दिया, पख्तूनख्वा को एक अफगानिस्तान में रख दिया, एक पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में रख दिया और डुरैंड लाइन ले आए। चाइना के साथ जो थान वैली में था, एक हमारे होम सेक्रेटरी हुआ करते थे ब्रिटिश राज की, रैटक्लिफ, उन्होंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारे वकील साहिबान आए थे, जो नेहरू और जिन्ना के क्लासमेट रहे थे इनर टेम्पल के, उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। तो ये सारी फॉल्ट लाइंस हमारी कंट्री में आएंगी, आती रहेंगी और है। हमारे साथ हरि जोशी भी बने हुए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है और एक के बाद एक, श्रीलंका का बेशक बार बार उदाहरण सामने रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम मालदीव में वही चीज़ें दोबारा दोहराते हुए नजर आ रही है और चीन इसके पीछे बताया जा रहा है। आखिर हमारी कूटनीति को बार बार मात क्यों जो है खानी पड़ रही है सर? देखिए, ऐसा है, वर्तमान युग में आप ये मान के चलिए कोई छोटा है या बड़ा है, वो जो घर परिवार में भी अगर आप अपने देखें तो जो बड़े छोटे के बीच में एक रेस्पेक्ट का दायरा हुआ करता था, वो लगातार संकुचित होता गया है। और इसको अगर विस्तार दें तो हम ये कहें कि हम मालदीव के ताए हैं, चाचे हैं, या हम उसके बड़े भाई हैं, तो ये वाली जो भावना है ना, आपको बहुत समय बदल गया है, तो वो भावनाएं भी बदल गई हैं। ये तो नेपाल के साथ भी बदल गई हैं जी। हाँ, मालदीव के अगर उसमें जाएं, जब मालदीव दुनिया के सामने अस्तित्व में आया तब से भारत का प्रभुत्व है जी। और वहां पर सबसे पहले भारत के गुजरात से लोग गए, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, और वहां से ज्यादातर लोग वहां पर भारतीय थे, और धीरे धीरे करके वहां फिर यहाँ के राजाओं का शासन रहा, वहां फिर बौद्ध शासक वहां पर हुए, तो बौद्ध धर्म वहां पर था। लेकिन कुछ हजार साल पहले जब सऊदी अरब के उस साइड से जब व्यापारी आना शुरू हुए तो इस्लामिक असर हुआ, और वहां के राजा ने वो इस्लाम ग्रहण कर लिया, और उसके बाद वो आज पूरी तरीके से इस्लामिक देश है। और वहां पर अभी साथी जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जो पर्यटन है उसको हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो उसको खतरा हो सकता है। तो ये बड़ी मतलब ये बात ऐसी है आज के युग में, जब मालदीव की पूरी इकोनॉमी पर्यटन पर, टूरिज्म पर डिपेंड करती है जी। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसी सोच वाला शासक वहां बैठ गया है तो फिर क्या स्थिति मालदीव की होने वाली है, और मालदीव मतलब किस दशा दिशा में जाने वाला है, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि मालदीव, देखिए, संप्रभुता की बात अलग है, हमारी सैन्य शक्ति नहीं है वहां पर जी। हमारे 75 लोग हैं जो सेना से ताल्लुक रखते हैं, और वो वहां के जो हमने उनको हेलीकॉप्टर दिए हैं, विमान दिए हैं जी। और दूसरी चीजें हमने जो दी है वो उसके रख रखाव का काम वो लोग करते हैं, देखते हैं, वो उनकी प्रेजेंस इसलिए है।
तो वो वहां पर कोई कानून व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं या किसी तरह का शासकों के साथ में। उनका काम जो ज्यादातर है वो मानवीय मूल्यों के लिए वो काम करते हैं। वहां पर एयर एम्बुलेंस है या दूसरी वो है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ लोगों को लेकर जाना, शिफ्ट करना, हॉस्पिटल ले जाना, इस तरीके के बहुत सारे काम। और वहाँ पे मैंने ये भी पढ़ा है कि वहाँ के ज्यादातर लोग जो है हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भारत आते हैं। जी बात पूरी। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस स्थिति में अगर वो हमसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं या थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर चाइना की कोई वहां पर बड़ी साजिश चल रही है। और उस साजिश को हमारे जो कर्ता धर्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत पहले भांप लेना चाहिए था और उसका कुछ कूटनीतिक निदान करना चाहिए था। वो समय पर नहीं हुआ है और अभी काफी देर हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। साधने में समय लगेगा। बिल्कुल आपने सही बात की कि जो हमारे राजनयिक, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी कूटनीति ऐसी कैसे हो गई कि वो भाप नहीं पाए। चीन पैठ वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश लगातार करता रहा और अब ये वहाँ पर सत्ता परिवर्तन में देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्वाड जो ग्रुप है, इसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन है मालदीव। ना सिर्फ भारत, अमेरिका, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मालदीव में जो सत्ता है उससे सीधा संबंध दिखता है, क्योंकि ये सभी जो देश हैं वो चीन के तानाशाही रवैये से परेशान हैं। ऐसे में क्या आगे हम भविष्य में देख सकते हैं? क्या बार्गेनिंग सिचुएशन में मालदीव आ चुका है, लेकिन बहुत ही छोटा देश है, किस तरह से जो उसकी रणनीतियां हैं या फिर नीतियां हैं जो वो प्रभावित करने वाली हैं जियोपॉलिटिक्स को? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो जो दुनिया में अब सुरक्षा जो है वो सुरक्षा या तो अंतरिक्ष में चली गई है या समुद्र में। मतलब जमीनी सुरक्षा से कुछ अलग हटकर बात करने लगे जी। तो यदि समुद्री सुरक्षा की बात करें तो देखिए मालदीव जो है तकरीबन 1200 द्वीप है, 1190 के करीब द्वीप है वहां पर, और 200 द्वीप में लोग रहते हैं, बाकी तो निर्जन द्वीप है वहां। अब उन निर्जन द्वीप है तो उन द्वीपों की सुरक्षा भाई कम से कम भारत के समर्थन नहीं हो तो भारत का विरोध भी नहीं है। अब भारत के लिए चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा यदि निर्जन द्वीप यदि चीन को बेच दिए गए तो न केवल भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खड़ी हो जाएगी, जापान के लिए खड़ी हो जाएगी, दक्षिण कोरिया के लिए खड़ी हो जाएगी, अमेरिका के लिए खड़ी हो जाएगी। अब बात यह है कि कैसे रोका जाए मालदीव को। अब दो तरीके हैं। एक तरफ तो आप यदि जब लोकतंत्र का समर्थन करते हैं तो फिर लोकतंत्र में विरोध के आधार पर सरकारें जो है वो आगे दिखाने लगती है, इसका परिणाम भारत को भोग ही रहा है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप शेख हसीना जैसा समर्थन करना शुरू कर दे, इस बात से बेखबर कि आप खालिदा जी आपके लिए क्या सोच रही है, क्योंकि शेख हसीना जो है वो भारत का समर्थन करती है, जैसे भारत ने भी किया अभी G20 में बाकायदा शेख हसीना को बुलाया, इसलिए उनके देश में वो विरोध कम हो। और देखें जो ऋषि जो है वो बैठकर ब्रिटिश राष्ट्रपति जो है नीचे बैठकर बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है जी कि क्वाड के लिए तो बेशक चुनौती होगा। यदि मालदीव चीन की तरफ जाता है तो क्वाड के लिए चुनौती है, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए चुनौती है। सबसे बड़ी बात है दुनिया का एक बहुत बड़ा अहम व्यापारिक जो मार्ग है इसके लिए चुनौती है, जिसको चीन कभी भी बाधित कर सकता है। इन सब से इधर यह भी देखने की जरूरत है कि क्या मालदीव में और कौन सा ऐसा संकट है वो भारत के लिए चुनौती बन सकता है। तो मुझे लगता है नेहा जी कि एक और संकट है, वो है इस्लामिक चरमपंथ का संकट। क्योंकि पिछले दिनों में मालदीव में जो इस्लामिक चरमपंथ है या जो ISIS से जो जुड़े हुए कुछ लोग भी वहां पर पकड़े गए, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य जो है या केरल है वहां की बड़ी आवाजाही है। और वहां पर जो कि हमारी अधिकांश नर्सेस जाती है वहां पर, या जो हमारा इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहां पर चलता है। तो जिस प्रकार समय बहुत ही सीमित रह गया है, बिल्कुल सही जिस प्रकार से देशों में हमारे लोग जाके वहां पर कट्टरपंथी होके आते हैं, ऐसा नहीं हो कि मालदीव जाके भी हमारे देश के लोग ऐसा आने लग जाए। तो कुल मिलाकर न केवल रणनीतिक चुनौती है, लेकिन यह एक धार्मिक चुनौती भी हो सकती है। इस धार्मिक चुनौती के सवाल पर
जी, इस धार्मिक चुनौती के सवाल पर मैं सिद्धार्थ सनवारिया जी से समझना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, कहीं ना कहीं भारत की जो मौजूदा सरकार है इसकी एक ऐसी छवि पूरे विश्व में सामने आई है कि ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, उनके अधिकारों को कुचलने वाली, उनका शोषण करने वाली सरकार है, और इसका कुछ ना कुछ जो असर है वो मालदीव जैसे जो देश है इन पर भी पड़ता है, जो कि इस्लाम को मानने वाले मुल्क है। यहाँ पर तो अगर आप इस इस्लाम धर्म से नहीं है तो फिर आप नागरिक भी नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं जो भारत की घरेलू पॉलिटिक्स है उसका भी खामियाजा विदेश नीति को जो है भुगतना पड़ रहा है। सनवारिया जी, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज को अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री सबसे ज्यादा जो रूढ़िवादी है वो गल्फ के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के संबंध हमारे साथ कैसे हैं। लेकिन जब आईएस के एक्टिविस्ट का वहां से पकड़ा जाना क्या संकेत नहीं है कि वहां पर कट्टरता का प्रसार हो रहा है? नहीं, रेडिकलिज्म तो है। मैं आपसे संबंध की बात कर रहा हूँ। भारतीय गणराज्य का यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो संबंध है वो पाकिस्तान को दुखी करने वाले संबंध है कि पाकिस्तानी जनता कहती है कि हम इस्लामिक हैं और यूएई इंडिया के साथ संबंध अच्छे कर रहा है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जी सिर्फ वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश इज बेसिकली अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। हमारे संबंध से भी अच्छे हैं जी। अब आ जाइए जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, नहीं पर बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं वो जो चीन के समर्थन में दिखते हैं। समय समाप्त हो गया सनवारिया जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जोशी जी आपका भी, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलोनी आपका भी, कि आप लोगों ने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक की जो चर्चा है, जो संवाद है, उसको सार्थक बनाने में मेरी मदद की। और अब मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप info@justbroadcasting.com पर अपना ईमेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।